हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों यहाँ हम एसएससी और रेलवे से की जो एग्ज़ाम होती है उसमें बायोलॉजी जो साइंस का पोर्शन होता है उससे संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों का निचोड़ हमें यहाँ देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एक तो हमारे पास परफेक्ट सिलेबस होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर सॉल्व करके आप एग्ज़ाम देने जाएं। इससे क्या होता है कि जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनसे आपका स्कोर बेहतर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कौन से दर्पण की बात कर रहा है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में बताना है। तो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। गोलीय दर्पण में जो मुख्य फोकस है यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही स्थित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर थर्ड राइट आंसर होगा, केवल ए। अगला क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। क्षण चुंबक के अंदर बोला है तो दक्षिणी ध्रुव के इसके उत्तरीय ध्रुव तक क्या होगी। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि कर रही, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को भी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो कि जितने भी हमारे शरीर में ग्रंथि और हार्मोनल बैलेंस है यह पीयूष ग्रंथि के ही द्वारा जो है कंट्रोल में लिए जाते हैं। तो यह कहाँ पर होती है, तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। तो ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों ही इसमें निहित होंगी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कथन एक है, दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो सकती है। दूसरा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो कथन एक और दो दोनों सही है। किसके लिए, तो पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में कथन दिया था कि दाब लगाने और ताप घटाने से जो गैसें हैं वह द्रवीकृत हो जाती हैं और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस CO2 है, को उच्च दाब में संग्रहित भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। तो ऑप्शन टू राइट आंसर होगा, कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वायु नासाद्वार या नॉस्ट्रल्स के माध्यम से प्रवेश करती है। वायु कैसे प्रवेश कर रही है मनुष्य के शरीर में, तो नासाद्वार या जिसे ही नॉस्ट्रल्स कहा जाता है, और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित हो रही है।
तो निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित न हो, कोलैप्स ना हो, निपतित ना हो? तो उपास्थि के वलय, यह उपास्थि के वलय सुनिश्चित करते हैं कि वायु जो मार्ग है वह कंठ में कोलैप्स या निपतित न हो। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपास्थि के वलय। अगला क्वेश्चन, किसी गैस को किसके द्वारा द्रवित किया जा सकता है? जो गैस है उन्हें द्रवित करने के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? तो उच्च दाब और निम्न ताप। ध्यान रखिएगा, दाब जो होगा वो उच्च होगा लेकिन जो ताप होगा वो निम्न होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, उच्च दाब और निम्न ताप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो पीएच पैमाना आपने पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, जो पीएच पैमाना है उसे यूज़ करते हैं। तो जब भी अम्ल जो होता है और क्षार होता है यह, और अगर उदासीन है तो वो 7 पर ही रहेगा, ठीक है, और अगर क्षार है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अम्ल है तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अम्ल या क्षारीयता स्तर को मापने के लिए पीएच पैमाने का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि? तो पूछा गया है जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। क्या कारण होता है कोशिका भित्ति का? तो यह पादपों को की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचा रहे हैं, इसीलिए पादपों में कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? तो अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज के समान हो रहा है। तो जब यह वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी गई है तभी ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, वक्रता केंद्र। अगला क्वेश्चन, पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें पराग कणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। तो यह निषेचन के संबंध में सही कथन होगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है? आयनिक यौगिक का उदाहरण, तो खाने का नमक, जो खाने का नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, तो वह एक आयनिक यौगिक का उदाहरण होता है। टेबल साल्ट जिसे कहा जाता है, नमक जो है खाने का नमक, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। तो ये था साथियों आज का सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। समाधान फॉर यू जो कि आपकी रेलवे और जो SSC एग्ज़ाम में साइंस है उसके लिए बेहतरीन यहाँ पर सेशन चल रहे हैं। रैपिड फायर सीरीज चल रही है जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।